नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बात नहीं करने से महंगाई कम नहीं होगी, लेकिन बात करने से पता तो चलेगा कि महंगाई क्यों है। सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने मात्र 2 दिनों की कवायद में कॉरपोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपात और अप्रत्याशित स्थिति में इस्तेमाल होने वाले रूल 12 का सहारा लिया, जिसके तहत पहले फैसला होता है, बाद में कैबिनेट की मंजूरी ली जाती है। तो उसी रूल 12 के इस्तेमाल से एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी जा रही है। 2 दिनों में कॉरपोरेट को राहत मिल गई, लेकिन आम जनता को 10 महीनों में भी नहीं मिली। 6 जुलाई 2019 को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 19 रुपया 98 पैसा था। 2 फरवरी 2021 को 32 रुपया 90 पैसा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉरपोरेट को मिली टैक्स छूट के कारण आम जनता पेट्रोल के जरिए चुका रही है। रही बात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों की, तो यह भी देखना चाहिए कि अप्रैल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल थी। तब हैदराबाद में पेट्रोल ₹77.26 लीटर था। अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $63 प्रति बैरल थी। तब हैदराबाद में पेट्रोल ₹94.16 का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम घटने पर भी पेट्रोल 90 रुपए लीटर से अधिक बिका है। इस देश में 12 साल में ऐसा हुआ है जब कॉरपोरेट टैक्स का कलेक्शन इनकम टैक्स से कम हुआ है और उत्पाद शुल्क का कलेक्शन ऐतिहासिक रूप से कई लाख करोड़ का हो गया है। क्या 1.5 लाख करोड़ की टैक्स छूट की कीमत आम जनता चुका रही है? मीडिया में कई विश्लेषणों में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी अगस्त में राज्यसभा में सरकार ने बताया कि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क और अन्य उपकरों से 2014-15 से लेकर 2020-21 के बीच 14,40,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। सरकार के राजस्व में पेट्रोल, डीजल और गैस से आने वाले टैक्स का हिस्सा 12.2% हो गया है, जो 2014-15 में मात्र 5.4% हुआ करता था। कितना बढ़ गया। परेशान कार वाले भी हैं, क्योंकि वे मोटरसाइकिल पर आ गए हैं, मगर मोटरसाइकिल वालों पर दोहरी मार पड़ी है। वे पैदल होने को आ गए हैं। 2014 में पेट्रोलियम मंत्रालय ने नेंसल कंपनी से एक सर्वे कराया। उसमें यह बात निकल कर आई कि पेट्रोल से जितना भी टैक्स आता है सरकार को, उसका 61% हिस्सा 2 व्हीलर वालों से आता है। कार वालों का हिस्सा मात्र 34% है। यूपी के एक मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि 95% जनता पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करती। इससे अधिक झूठ और क्रूर कुछ नहीं हो सकता। 2014 का यह सर्वे है। उस समय दिल्ली में पेट्रोल ₹72.43 का हो गया था और जनता का गुस्सा उबल रहा था। लेकिन आज दिल्ली में 109 रुपए लीटर पेट्रोल है और जनता शांत है। दावे के साथ नहीं कह सकते कि वह खुश भी है। अजय सिंह ने वाराणसी में कुछ लोगों से उनका हाल जाना है। हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा फर्क पड़ रहा है। बच्चों को स्कूल पहले गाड़ी से जाते थे छोड़ने, अब कुछ दूर पैदल जाना पड़ता है। सब्जी लेने जाते थे, वो भी पैदल लेने जाना पड़ता है। सामान बहुत सा ऐसी आवश्यकता है जो कि गाड़ी से करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी पैसे के लिए, तेल के लिए पैदल जाना पड़ रहा है। किस तरह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं? किस किस चीज़ों में कटौती कर रहे हैं? बहुत सारे परिवार का अपना पोषण करने में कटौती करके करना पड़ रहा है। तेल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं। तेल के दाम बढ़ने से हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब समझिए, मोदी जी तो वहाँ पर तेल के दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं और पिछड़ा वर्ग मतलब जितने भी गरीब लोग हैं वो और भी गरीब होते चले जा रहे हैं। उनको कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। तो ये बताइए, आप किन किन चीज़ों में खर्च कम किए हैं अपना पेट्रोल का दाम बढ़ने से? सर, हम लोग बहुत कम खर्च किए हैं। समझिए, गाड़ी से जो दिन भर के जो हम लोग के लगभग 100 किलोमीटर की दूरी थी, तो हम लोग उसको कम से कम करना चाहते हैं। कम से कम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में मैनेज करना चाहते हैं। असर ये पड़ा है कि जैसे कि हम लोग डेली गाड़ी निकाल के दिन भर घूमते थे, इधर उधर मार्केट जाना हुआ, यहाँ भी जाना हुआ। अब गाड़ी से कम निकलते हैं, कम से कम गाड़ी चलाते हैं, पैदल ज़्यादा चलते हैं। ये आम जिंदगी में असर पड़ी है सर। जैसे कि मार्केट देख ही रहे हैं आप, कितने ट्रैफिक हैं। खर्चों में मतलब सर इस समय देखा जाए हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। तेल हुआ, सब्जी हुआ, घर के राशन हुए, हर चीज़ में थोड़ी कटौती करके अपना बस जीवन यापन किया जा रहा है।
कितना असर पड़ रहा आप लोग पे? बहुत असर पड़ रहा है सर। इससे महंगाई से समझ लीजिए, इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो हमारे देश का सर बहुत ही दुर्दिन आ जाएगा। बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जब चुनाव था तब दामों का बढ़ना रुक गया था। चुनाव खत्म, दाम बढ़ना शुरू। तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहां था? क्या वो भी इलेक्शन में ड्यूटी पर लगा था? जल्दी ही चुनावी राज्यों में पेट्रोल के दाम कम होंगे। शायद पहली खबर यूपी से ना आ जाए। टैक्स घटाए जाएंगे और संपादक इसे राहत लिखेंगे। महीनों तक जेब से निकालते रहिए और जब अठन्नी चवन्नी बच जाए तो छोड़ दीजिए, हेडलाइन में छपवा दीजिए कि राहत मिली है, पेट्रोल के दाम घटे हैं। हमारा जो है बिजनेस है, पहले क्या था कि लोगों से दिन भर में 20 लोगों से मिलते थे तो कम से कम 10 लोगों से माल बिकने का आसार दिखता था। आज के डेट में पेट्रोल महंगा होने की वजह से उन 20 से मुलाकात नहीं हो पा रही है। फ़ोन पे बात होने पर वो आउटपुट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, तो बहुत ज़्यादा इससे हम लोग का लॉस हो रहा है। अब काम धाम में दिक्कत होता है, कहीं गाड़ी से जाना होता है तो अपनी पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करता है, देर होता है। स्टाफ को कहीं भेजना होता है तो बोलते हैं साइकिल से जाओ, तो वो कहता है गाड़ी नहीं है, देर होगा, आधा घंटा काम 1 घंटा में होता है। और इतना महंगा पेट्रोल है, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टिंग महंगा हो गया है, हर सामान महंगा हो रहा है, महंगा मिल रहा है, महंगा बेचना पड़ रहा है। कस्टमर अलग कह रहा है कि कोरोना काल में महामारी है, जेब ढीला है, और उस पर इतना हाई हफ्ते मचा रखें कैसे होगा? हर चीज़ तो ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ है। 35 पैसे बढ़ते बढ़ते आज पेट्रोल 31 दिनों में 7 रुपया महंगा हो गया। 108 रुपए से लेकर 120 रुपए लीटर देश भर में बिक रहा है। 2014 के चुनाव में बीजेपी के पोस्टरों पर एक नारा होता था, बहुत हुआ जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। सरकार बदल देने में पेट्रोल के दाम का भी रोल था, लेकिन आज सरकार ही कह रही है कि कच्चे तेल का आयात बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का उपभोग बढ़ गया है। यही हाल खाद का है। 2 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन ने विस्तार से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, बताया है कि 31 अगस्त तक कई प्रकार के खाद का स्टॉक काफी कम है, जिसके कारण अक्टूबर और नवंबर में होने वाली रबी की बुआई के समय भारी संकट आने वाला है। साल दर साल खाद का आयात कम होने लगा है। 2019 के 31 अगस्त को भारत में डीएपी का स्टॉक 62.48 लाख टन था। 2021 के 31 अगस्त को मात्र 21,59,000 टन रह गया। 40 लाख टन की कमी का यह असर तो होना ही था। अगस्त में पता था सरकार को संकट आने वाला है, लेकिन अक्टूबर बीतने पर आयात कर रही है और सीधे जवाब देने के बजाय कह रही है प्रधानमंत्री ने सब्सिडी बढ़ा दी है। क्या खाद्य संकट की जिम्मेदार केंद्र सरकार नहीं है? जब अगस्त में स्टॉक कम हुआ तब सरकार ने वॉर रूम क्यों नहीं बनाया? कई जगहों से किसानों के लाइन में ही मरने और आत्महत्या करने की खबरें आ चुकी हैं। अनुराग द्वारी ने 44 साल के किसान धनपाल यादव की खबर ट्विटर पर डाली तो ट्विटर ने उनका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। चौवालीस साल के धनपाल यादव 10-15 दिन अशोकनगर में ऐसे ही खाद के लिए लाइनों में लगे। परिवार कहता है खाद के साथ परिवार के लिए 2 रोटी कमाने की उम्मीद टूट गई, इसलिए उन्होंने जहर खाकर जान दे दी। अभी 5-6 रोज 7-8 दिन होगा, उसके पहले से ही चल रहे हैं और लाइन में लग के खाद नहीं मिला तो उन्होंने जमीन में डली है, तो उस चक्कर में वो पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया। परेशान होकर धनपाल यादव ने सल्फास खा लिया था। परिजन ईसागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो जब जांच की गई तो वो मृत अवस्था में आया था, तो उसको पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही उसका पूरी तरीके से पता लगेगा कि क्या वास्तविक कारण है। जहर का मामला लगता है, यही बता रहे हैं कि जहर खाया है। कृषि विभाग खाद की किल्लत दूर नहीं कर पाया, लेकिन कैमरे पर नेता अधिकारियों के सारे प्रोटोकॉल निभा रहा है। ये भी बता रहा है कि मौत की कोई जानकारी नहीं है। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय सिंधिया जी और माननीय जिले की कलेक्टर महोदय इस प्रयास में लगे हुए हैं। सभी किसान भाइयों के हम लोग साथ में हैं। कल ही ईसागढ़ क्षेत्र के किसान ने खाद न मिलने के कारण आत्महत्या की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में विभाग को कोई भी जानकारी संज्ञान में नहीं। अगर ऐसा आपके संज्ञान में आता है तब आप विभाग का क्या कदम होगा? यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो हम नियमानुसार इसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। एनडीटीवी ने लगातार बताया कि कैसे राज्य की 3400 सहकारी संस्थाओं में खाद ना के बराबर है।
प्रदेश में 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया चाहिए, आवंटन हुआ है 4,99,000 मीट्रिक टन का और अभी तक मिला है 2,39,000 मीट्रिक टन, जबकि 4 लाख मीट्रिक टन डीएपी की ज़रूरत है। आवंटन हुआ है 2,12,000 मीट्रिक टन का, मिला है 1,33,000 मीट्रिक टन। सरकार कह रही है किसान धैर्य रखें, 32 अतिरिक्त रैक शनिवार तक पहुंचेंगे। एनपीके भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मेरी आपसे ये भी अपील है कि आवश्यकता पड़ने पर एनपीके और सुपर फास्फेट का भी आप उपयोग करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम जो आवश्यक मात्रा है, जो ज़रूरत है प्रदेश की, उसके लिए डीएपी, यूरिया, एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएंगे। आप परेशान ना हो। सरकार विकल्पों पर जोर दे रही है, लेकिन ये नहीं समझ रही है कि यूरिया बढ़त के लिए लगेगी। डीएपी और सुपर फॉस्फेट में फॉस्फेट का अनुपात किसान की ज़रूरत में नाकाफ़ी रहेगा, इसलिए वो परेशान हैं। 30 से ज़्यादा ज़िलों में फ़ौरन खाद की ज़रूरत है। 30 से ज़्यादा दिनों से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सहित कैबिनेट के 12 मंत्री और 40 से ज़्यादा विधायक उपचुनाव में लगे रहे। सरकार किसानों से बार बार धैर्य रखने की बात कहती है, ये जानते हुए भी कि 14 नवंबर तक ही रबी की सीज़न में बुआई की तारीख है। अशोकनगर से स्वदेश और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में इस तनाव के कारण भी कई किसानों की मौत की खबरें आई हैं। ललितपुर से भी खबरें आई हैं। प्रियंका गांधी आज भोगीपाल महेश कुमार बुनकर के परिजनों के घर गईं और सांत्वना जताई। इन दोनों के बारे में खबर है कि खाद की लाइन में लगे थे, कई दिनों तक लाइन में लगते रहे, जिसका असर इनके स्वास्थ्य पर पड़ा और मौत हो गई। सोनी अहिरवार और बब्बू पाल ने भी खाद न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली। कर्ज से लदे इन किसानों को खाद मिलने में एक दिन की देरी भयंकर तनाव में डाल देती है। सरकार खाद नहीं दे सकती, कम से कम लोन में राहत ही दे दे। जी, हमने कहा है कि जो कर्ज थे उनके वो हम चुका लेंगे। क्या लगता है खाद की दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, ये स्पष्ट है कि खाद की दिक्कत इसलिए हो रही है कि जो काला बाजार करते हैं और अधिकारी हैं और जो नेता हैं, सबकी साठगांठ है। जो गरीब किसान है उसको खाद नहीं मिलती और जो सक्षम है वो खाद खरीद सकता है। इसके साथ साथ जो वितरण का जो सिस्टम था, जो सरकार का सिस्टम है, वो पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर लिया। उसको जानबूझ के दुर्बल किया, जानबूझ के ख़त्म किया, ताकि किसान को जो खाद का वितरण है वो ठीक तरह से नहीं हो और खाद उसको खरीदनी पड़ेगी प्राइवेट से, ज़्यादा महंगी खाद। और उसके साथ साथ जो खाद की बोरी है उसमें से भी चोरी हो रही है। मतलब पहले 50 की होती थी, अब 45 की है। और जब इन्होंने मुझे बताया कि 2000 में मिल रही है एक बोरी, तो अब आप सोचिए कि क्या करेगा गरीब किसान। आखिर जब पता था कि खाद का आयात कम है, स्टॉक कम है, तो सरकार ने क्या किया? आप सारे बयान निकाल कर देखिए। केवल इसी पर जोर है कि सब्सिडी बढ़ा दी गई, हेडलाइन के लिए। किसान खाद मांग रहा है, सब्सिडी बढ़ी तो खाद क्यों नहीं आया? उस सब्सिडी का क्या हुआ? हरियाणा में भी खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। पूरा का पूरा परिवार कई दिनों से लाइनों में लग रहा है। बुवाई का सीजन निकला जा रहा है और खाद का पता नहीं। बताया जा रहा है कि कोई वॉर रूम बन गया है। सुनने में अच्छा लगता है, बड़ी हेडलाइन बन सकती है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि जिस संकट के लिए वॉर रूम बना है उसकी नौबत किस वजह से आई। हमारे सहयोगी सुनील रविश को किसानों ने कहा कि 2-2 दिन लाइन में लगे रहे, खाद नहीं मिला। थाने में किसानों को लाइन लगाकर खाद बांटा जा रहा है। पुलिस इन दिनों खाद बांट रही है। खाद के लिए लाइनों की यह तस्वीर बता रही है कि गोदी मीडिया का टेलीस्क्रीन आपको अलग देश दिखाता है और एक अलग देश है जो खाद के लिए लाइनों में है, वो नहीं दिखता है। देश के कई इलाकों में किसानों पर लाठियां चली हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अटेली में खाद लूटने के आरोप में कई किसानों पर मुकदमा हो गया। अनुराग द्वारी ने बताया कि मंगलवार को मध्य प्रदेश के बिना में किसानों ने रेल रोक दी। खाद न मिलने से किसान गुस्से में थे। मध्य प्रदेश की 3400 सहकारी समितियों में खाद नहीं है। राज्य को 6 लाख टन यूरिया की जरूरत है, लेकिन करीब 5 लाख टन यूरिया ही आवंटित किया गया है। उसमें से भी करीब 2,40,000 टन ही दिया गया है।
वही हाल डीएपी का है। इस संकट ने देश के ग्रामीण इलाकों में भूचाल पैदा कर दिया है। तो 15 दिन हो गए जी लाइन में लगता है जी। कल मैं नपेवा चौक जाम कराया था जी। मां बैठे रहे सवेरे 9 बजे तक 3 बजे तक जी। एसडीएम साहब आए जी, डीडीओ साहब आए, इंतहा का आश्वासन दे दिया भाई कल ना खाद आओगा, अपना खाद पक्का मिल जाएगा। मैं ठीक है, हम सवेरे के आएगा जी, उड़ा के बैठ गए। डीडीओ साहब लोग बार बार फोन कराने का 1 घंटा बैठो 2 घंटे बैठो, मां बैठे रहे जी। माने नहीं मिली, एक मुट्ठी भी खाद दी जी। ये फिर न्यू बोले लाइन में लग जाओ, फिर लाइन में लग गए जी। भाई थारी काउंटर की पर्ची काट दूंगा। ये फिर जवाब देगा जी। माम कहाँ जावा जी किसान जी, धरती मारी खराब होने लग रही जी, 72 से निकलने लग रही है। मर पे जी जमीन के पड़ेवा कर रखा जी। जब वो जमीन खराब होगी जी, हम कहाँ जावांगे जी। ये मैंने डीडीओ साहब से कहा जी आपको 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगा, आपने कितना दुख आवागा। और माना 15 दिनों के मारी जीरी खेत में पड़ी, आगे की बिजाई मारी बाधित हो रही, हम कहाँ जावा जी। मारा तो दाड़ा काम कर दिया जी। 1 हफ्ता हो गया हमने तो लाइन में लग देने, कोई खाद नहीं मिला। जमीन हमारी सूखने लग रही है, 72 रह रही है। अच्छा ये जमीन सूख गई, हम तो फिर दोबारा रोनी करांगे, फिर बहुत पछेत होएगी, फिर कणक का टाइम नहीं रहता। 5 बजे गए लाइन में खड़े, थोड़ी तो खार मिले नहीं माना। और कल भी आए, परसों भी आए, आज भी आए हम तो है। और उनका अभी खार को नहीं आ लाइन में 9 बजे अपने 10 बजे घर पहुंचाया था मन अपने डांगर खड़े 10-12 माह। जमीन हमारी सूख जाएगी तो फिर हम खाद का क्या करेंगे? अपने बच्चों को वो खाद खिलाएंगे क्या? या वो जमीन के अंदर हमारा अनाज नहीं होगा तो पशु भूखे मर जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? सरकार हमारे बच्चों को नौकरी दे देगी? भूखे प्यासे बैठे, उसके जानवर भी भूखे प्यासे घर पे कसे, और यहाँ हम भी ठंडियन में मर रहे, रात बैठ रहे, दिन बैठ रहे और खातू नहीं दे रहे। रात में खाद बसे है 3-3 दिन हो गए और खातू नहीं दे रहे, और किसी का 10-10 बोरी दे रहे, 8-8 बोरी दे रहे, और गरीब आदमी ने कुछ नहीं दे रहे। हाँ क्या कहते हैं, कल्याण में लगा और ब्लैक से दे रहे, बढ़ जाते हैं और बस दे देते हैं लोग। गरीब आदमी, हम बुखार भरे आदमी, बूढ़े आदमी पड़े कहाँ जा रही बखत? जब गांव में 1-1, 2-2 किसी को तो दे रहे 10-10 बोरी, किसी को 2-2 नहीं दे रहे। नहीं तो 1-1, 2-2 बांटते जाओ तो सब कोई तन डार के बेलेगी। किसानों की हालत से मध्यम वर्ग परेशान नहीं है, मध्यम वर्ग की हालत से कोई परेशान नहीं है। आर्थिक रूप से तबाह हो रहे लोग धार्मिक मुद्दों में स्वर्ग खोज रहे हैं। आर्थिक रूप से असुरक्षित जनता को धार्मिक रूप से भी असुरक्षित कर दिया गया है। आर्थिक मुद्दों के लिए कोई संगठन नहीं, धार्मिक मुद्दों के लिए तरह तरह के संगठन तलवार और लाठी लिए चले आ रहे हैं। कहीं मस्जिद पर हमला है तो कहीं नमाज ना पढ़ने देने की जुलूस निकल रही है। आखिर आप कितनी नफरत करेंगे? क्या आपको इसकी परवाह है कि यह नफरत आपके ही बच्चों को दंगाई बनाते जा रही है? धर्म के मुद्दों की इस राजनीति को जनता ने अपने सर पर उठा लिया है। उसे ब्रेक की जरूरत है और आपको भी। नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो, 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 बंद करो, नमाज बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस बढ़ावा दे रही है और हमने मतलब दबा रही है पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस है ना किसी चीज को महत्व नहीं दे रही। ठीक है, हम लोगों ने क्या करा? क्या करा हमने? लड़ाई झगड़ा करा। मैं तो शुक्र अदा करना चाहूँगा यहाँ के डीसी और प्रशासन, पुलिस महकमे का, सभी का, और खासकर गुड़गांव वासियों का, जो 2, 4, 10, 5 आदमियों की मंशा को समझ रहे हैं और माहौल खराब नहीं होने दे रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले 4 लाख रसोइया लोगों को 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आप जानते हैं कितना वेतन है? सिर्फ 1500 रुपया, और 8 महीने से इन्हें वेतन नहीं मिला है। क्या सितम है कि जो दूसरों को पका के खिलाती हैं वे आज खुद भूखी हैं। भूख इन्हें सड़कों पे लाई है, भूख इनसे नारे लगवाती है। ये कोई नेता नहीं है, गांव की आम गरीब महिलाएं हैं, मजबूरी इन्हें सड़कों पे लाई है। 8 महीना हो गया, हमारी रसोइया का अभी तक मानदेय नहीं आया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि मानदेय हम दें। 50 रुपया क्या है? कुछ नहीं है।
उनको सुनाई नहीं दे रहा है, पर सुनना पड़ेगा, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम हम लोग करेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों का मिड डे मील बनाने के लिए रसोइयाँ रखी जाती हैं। यूपी के 1,68,768 स्कूलों में 1,80,00,000 से ज्यादा बच्चों को 3,95,000 से ज्यादा रसोइयाँ खाना बनाती हैं। सुषमा बाराबंकी के करौली गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में रसोइयाँ हैं। बीकॉम करने के बाद कोई काम नहीं मिला तो रसोइयाँ बन गईं। सुबह 9 बजे स्कूल आती हैं, 3 बजे जाती हैं। 7 घंटे का मेहनताना सिर्फ 50 रुपए रोज है। माँ गुजर गई है, पिता बीमार रहते हैं, 5 छोटे भाई बहन हैं। उनकी तकलीफ सिर्फ वही समझ सकती हैं। 6 लोगों का सर परिवार है सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर। 1500 में कुछ हो नहीं पाता है सर। 1000 रुपये का तो सिलेंडर है सर, बाकी बचे 500, तो सर 500 में क्या खरीदे। तेल भी इतना महंगा है, चावल आटा महंगा है सर। हम लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। खर्चा कैसे चलता है? उधार सर उधार लेते हैं और उधार सर मिलता भी नहीं है, क्योंकि 8-9 महीने में हम लोगों की सैलरी आती है, तो इतने दिन के लिए उधार कोई नहीं देता है। एक ऐसे दौर में जब एक मजदूर को भी 350-400 रुपए रोज मजदूरी मिलती हो, इन्हें सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं। वो भी 8-8 महीने तक पैसा नहीं मिलना, कहाँ का इंसाफ हो सकता है। काली देवी सोनभद्र जिले में बिहार बॉर्डर पे दुद्धी प्राइमरी स्कूल में रसोइयाँ हैं। ये कितनी गरीब होंगी कि 50 रुपए रोज की मजदूरी पे सालों से काम कर रही हैं। इनका 21 साल का बेटा विकलांग है, काम नहीं कर सकता। मिड डे मील बच्चों से बच जाता है तो उसे खिलाने ले जाती हैं। 5-6 महीना से नहीं मिला है, और हमारे बच्चे लोग, हमारा लड़का है तो विकलांग है, 30 बरस के है, आज 6 साल से विकलांग है। वही अपना कैसू मांग जात के काम चलाते हैं। यहाँ से बनावल चावल वो ले जाते हैं तो खिलाते हैं उन लोग के। सविता सहारनपुर के गागलहेड़ी प्राइमरी स्कूल में रसोइयाँ हैं। वो अपना काम तो वक्त से करती हैं, लेकिन उनको पैसे वक्त पे नहीं मिलते। परेशान हैं कि बिना पैसे त्योहार कैसे मनाएंगी। क्या समय पर पैसा मिल पा रहा है आपको? नहीं जी, 5 महीने हो गए, महीने के मिले ही नहीं। तो फिर दीपावली कैसे मनाओगे? बच्चों पर ऐसा आएगा तो मना ही लेंगे, नहीं फिर अंधेरे में आए जी, कैसे मनाए बिना पैसे के जी। बलिया में करुणा सिंधु, सोनभद्र में प्रभात, सहारनपुर में अशोक और बाराबंकी में सरफराज और विनीत के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।